नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है विलयन पार्ट सेकंड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। विलयन का मोल अंश, विलयन की मोलरता एवं विलयन की मोललता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोल अंश क्या होता है। किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या का विलयन के कुल मोलों की संख्या से अनुपात मोल अंश कहलाता है। माना हमारे पास एक द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन का अर्थ होता है एक ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक उपस्थित हों। माना यहाँ पर दो घटक, घटक ए एवं घटक बी उपस्थित हैं। माना घटक ए के मोलों की संख्या Na और घटक बी के मोलों की संख्या Nb है। इस प्रकार ए घटक का जो मोल अंश होगा वो ए के मोलों की संख्या का सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या से अनुपात के बराबर होगा। एवं इसी प्रकार बी घटक का जो मोल अंश होगा वो बी के मोलों की संख्या का सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या से अनुपात के बराबर होगा। अब यदि किसी विलयन में अनेक घटक उपस्थित हों तो उन सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.1 देख लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब यहाँ पर हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का जो द्रव्यमान है वो 20% दिया है। इसका अर्थ है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का जो भार होगा वो 20 ग्राम होगा, जबकि विलयन का जो भार होगा वो 100 ग्राम होगा। एवं विलायक यानी कि जो जल का भार होगा वो 100 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो 80 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब क्योंकि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है और यहाँ पर कार्बन के दो परमाणु उपस्थित होते हैं, तो हम 12 को 2 से गुणा कर लेते हैं। एवं हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 परमाणु हैं और जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो इसलिए हम इसको 6 से गुणा कर देते हैं। एवं ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं इसलिए हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं। इनको गुणा करने पर एवं आपस में जोड़ने पर हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 62 ग्राम मोल इनवर्स प्राप्त हो जाता है। अब हम एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है एथिलीन ग्लाइकॉल की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार। अब एथिलीन ग्लाइकॉल की ग्राम में मात्रा है 20 ग्राम और इसका अणुभार है 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो इन दोनों को भाग देने पर हमें एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल 0.322 मोल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हम जल के मोल को भी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है जल का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय जल का अणुभार। अब जल का ग्राम में भार 80 ग्राम हमें दिया है और जल का जो अणुभार होता है वो 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इन दोनों को भाग देने पर यहाँ पर जल का जो मोल है वो 4.444 मोल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल डिवाइडेड बाय विलयन के मोल।
जो कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल और जल के मोल के योग के बराबर होता है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल हैं वो 0.322 मोल हैं और विलयन का जो मोल है वो 0.322 प्लस 4.444 के योग के बराबर होगा। अब इनको भाग करने पर हमको एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोल अंश है वो 0.068 प्राप्त हो जाएगा। एवं इसी प्रकार हम जल के मोल अंश को भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा जल का मोल डिवाइडेड बाय विलयन का मोल। और जल का मोल है 0.444 और विलयन का मोल, जल का मोल और एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल के योग के बराबर होगा। और इनके योग को अगर हम जल के मोल से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर जल का जो मोल है, मोल अंश है, वो हमें 0.932 प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल दो घटक एथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल प्राप्त हैं, तो इन दोनों घटकों के मोल अंशों का योग सदैव 1 होगा। अब हमें एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल अंश है वो प्राप्त है 0.068। तो अगर हमें जल का मोल अंश ज्ञात करना है तो हम एक में से एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल को अगर घटा देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.068, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.932, जो कि यहाँ पर क्या है, जल का मोल अंश है। तो इस प्रकार से हम मोल अंश की गणना कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं एवं इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं या घुले हुए हैं, इसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। अगर कहीं पे लिखा आता है NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स विलयन, तो इसका अर्थ है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलयन में घुला गया है, या आप बोल सकते हो कि 1 लीटर विलयन में 0.25 मोल NaOH के उपस्थित हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.2 देख लेते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। तो यहाँ पर हमें NaOH का जो भार है वो 5 ग्राम हमें दिया है और हम NaOH का अणुभार निकाल सकते हैं, क्योंकि Na यानी कि सोडियम का अणुभार होता है 23, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 और हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। तो इन तीनों परमाणुओं के अणुभार का जो योग है वो 40 आ जाएगा, जो कि NaOH का अणुभार कहलाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें विलयन का आयतन 450 ml दिया है। तो सबसे पहले हम NaOH के मोल ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगा NaOH का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय NaOH का अणुभार। अब NaOH का ग्राम में भार 5 ग्राम दिया है और अणुभार इसका 40 ग्राम मोल इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें NaOH के मोल जो है वो 0.125 मोल प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर विलयन का जो आयतन है वो 450 ml दिया है, तो हमें इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, तो ये आयतन जो है वो लीटर में बदल जाएगा। अब हम मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है विलेय के मोल, जो कि है यहाँ पर 0.125 मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, जो कि है 450 ml डिवाइडेड बाय 1000। तो जो डिवाइड का 1000 है वो ऊपर 0.125 मोल के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा और इन दोनों को गुणा करने पर और 450 से भाग देने पर
हमें विलयन की मोलरता 0.278 कैपिटल एम या 0.278 मोल लीटर इनवर्स प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मोललता क्या होती है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है एवं इसको स्मॉल एम से भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि 1 kg विलायक में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं या घुले हुए हैं, उसी को विलयन की मोललता कहा जाता है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अगर कहीं पे लिखा आता है 1 मोल केजी इनवर्स केसीएल का जलीय विलयन, तो इसका तात्पर्य है कि 1 मोल केसीएल को 1 kg विलयन में घुला गया है, या आप कह सकते हैं कि 1 kg जल में 1 मोल केसीएल के उपस्थित हैं या घुले हुए हैं। अब नोट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ध्यान देने लायक क्या चीज है। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत पीपीएम मोल अंश तथा मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है कि आयतन ताप पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान नहीं। तो अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत पीपीएम मोल अंश एवं मोललता को देखते हैं, तो इन सभी के फॉर्मूले में हमें द्रव्यमान दिखाई पड़ता है, जो कि विलयन का द्रव्यमान होता है। परंतु जब हम मोलरता की बात करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले में विलयन का आयतन आ जाता है, और विलयन का जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ताप बदलने पर विलयन का आयतन भी बदल जाता है। यही कारण है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है, जबकि द्रव्यमान प्रतिशत पीपीएम मोलंस एवं मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। अब हम एनसीईआरटी का 1.3 उदाहरण देख लेते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH के 75 ग्राम बेंजील में विलयन की मोललता की गणना करो। तो यहाँ पर हमें एथेनोइक अम्ल का भार 2.5 ग्राम दिया है, और विलायक यानी कि बेंजीन का जो भार है वो 75 ग्राम दिया है। तो सबसे पहले हम एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब हम एथेनोइक अम्ल के मोल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है एथेनोइक अम्ल का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय एथेनोइक अम्ल का अणु भार। अब एथेनोइक अम्ल का जो भार है वो 2.5 ग्राम है, और एथेनोइक अम्ल का जो अणु भार है वो 60 ग्राम मोल इनवर्स है। तो इन दोनों को भाग देने पर हमें एथेनोइक अम्ल के जो मोल हैं वो 0.0417 मोल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बेंजीन का जो केजी में द्रव्यमान है, तो अगर हम इसका जो द्रव्यमान है 75 ग्राम, इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो हमें बेंजीन का जो द्रव्यमान है वो केजी में प्राप्त हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg। अब हम मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है यहाँ पर विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का केजी में द्रव्यमान। अब यहाँ पर विलेय है एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल के मोल है यहाँ पर 0.0417, और डिवाइड में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान केजी में, जो कि होगा 75 डिवाइडेड बाई 1000, और जो डिवाइड का 1000 है वो ऊपर 0.0417 के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको 75 से डिवाइड अगर हम देंगे, तो हमें विलयन की मोललता 0.556 मोल केजी इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम विलयन की मोललता की गणना कर सकते हैं। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता
एवं गैसों की द्रव में विलेयता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।